गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। नेक्स्ट टेस्ट होगा ये अपनी सीरीज़ का। और अभी तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी। बाकी इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है पॉलिटी का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, तो सी है इसका आंसर। 110 में धन विधेयक है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत। साइकोट्रोपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? साइकोट्रोपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन आयोजित हुआ था 1971 में, 1971। सी है इसका आंसर। साइकोट्रोपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन वर्ष 1971 में आयोजित किया गया था। इसे कुछ साइकोट्रोपिक पदार्थों के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए अपनाया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश राज्य के सभी मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। ठीक है, मदरसों के लाइसेंस रद्द करने का जो उनका मकसद है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है इनमें से? क्या निजी विद्यालयों के नामांकन को प्रोत्साहित करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार, या धार्मिक शिक्षा की अपेक्षा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है? सरकार द्वारा संचालित स्कूलों को अधिक धन उपलब्ध कराना, ठीक है, सरकारी स्कूलों को अधिक धन उपलब्ध कराना, या एक और ऑप्शन है इसमें, शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम और मानकों में एक रूपता सुनिश्चित करना। देखिए, इसका आंसर सी तो हो नहीं सकता। ठीक है, निजी विद्यालयों में नामांकन को प्रोत्साहित करना भी नहीं है, या तो बी है या डी है। धार्मिक शिक्षा की अपेक्षा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम और मानकों में एक रूपता सुनिश्चित करना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए, और इस निर्णय में यह शामिल है कि मदरसों में नामांकित छात्रों को अब सरकार द्वारा, ठीक है, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें प्रवेश लेना होगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूल हैं। और इस कदम का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और सभी शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम एवं मानकों में एक रूपता सुनिश्चित करना। तो विकल्प डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को पतंजलि द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों का समाधान करने में विफलता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है? किस राज्य की है वो लाइसेंसिंग प्राधिकरण? वो है उत्तराखंड की। ठीक है, पतंजलि भी वही है ना, हरिद्वार में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों को हल करने में विफलता के लिए फटकार लगाई, जो 2 वर्ष से अधिक समय से जारी थी। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव को भी बुलाया था सर्वोच्च न्यायालय में और माफ़ी मांगने के लिए कहा था राष्ट्रीय स्तर पर। तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, वो भी इंग्लिश में, एक छोटे से कॉलम में, ताकि पता ही नहीं चले लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, यह 1954 का, 1954 भी है इसका आंसर। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को वर्ष 1954 में अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम जो है उन दवाओं और उपचारों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है जो चमत्कारी गुणों का दावा करते हैं। ठीक है, और ऐसा करना अपराध है। IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी संरक्षण स्थिति क्या है? वुल्नरेबल, असुरक्षित, सुभेद यानी वुल्नरेबल, ये तो नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सालों से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है ये, राजस्थान का राजकीय पक्षी है। डी है इसका आंसर। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है।
और भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड वर्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में दो कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं। ठीक है, अब ये पहला स्टेटमेंट गलत हो सकता है, अगर यहाँ 10 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा। ESG मतलब एनवायरमेंट सेंसिटिव जोन, यानी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार के MOEFCC द्वारा अधिसूचित किया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहाँ एंड भी है जो कि साइलेंट है। अब देखिए, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की बात हो रही है, यहाँ लिखा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होगा ना 1986 यहाँ पर। तो इस तरह से स्टेटमेंट यूपीएससी भी एलिमिनेट करवा देती है और स्टेट पीसीएस भी। 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र है, ये पहला वाला ठीक है, और करेक्ट पूछना है तो दूसरा तो इनकरेक्ट हो गया, ये है इसका आंसर। तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इन्वायरमेंट सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील संरक्षित क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं। और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ना होकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 होगा। संवेदनशील गलियारों, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों के मामले में जो परिदृश्य लिंकेज के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि 10 किलोमीटर से अधिक चौड़ाई वाले क्षेत्रों को भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल किया जा सकता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। जो इसका मूल उद्देश्य है वो है क्या? राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना ताकि संरक्षित क्षेत्रों में शामिल संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधि के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। साइट्स किस वर्ष लागू हुआ था? साइट्स यानी वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स। यूपीएससी ये साइट्स जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है। यूपीएससी 2 बार प्रश्न कर चुकी है पिछले 10 वर्षों में साइट्स पर। साइट्स अधिनियमित किया गया था 1975। स्टेट पीसीएस में बनेगा प्रश्न कि कब ये अधिनियमित किया गया, अधिनियम कब लागू किया गया, और यूपीएससी क्या करेगी, इससे रिलेट करके पूछेगी स्टेटमेंट बनाकर, ये है क्या चीज़, किस किस को संरक्षण करती है, क्या केवल वनस्पतियों को करती है, प्लांट को करती है? नहीं, ये दोनों को करती है, वनस्पतियों को भी करती है और एनिमल को भी करती है, वो वैसे प्रश्न बनाती है। तो साइट्स जुलाई 1975 में लागू हुआ, यानी वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से पालन करते हैं। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय किस वर्ष लागू हुआ? प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो अभिसमय है वो किस वर्ष से लागू है? ये लागू है 1983 से, सीधे सीधे याद रखिएगा। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय वर्ष 1983 से लागू है, ए है इसका आंसर। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा याद रखिएगा। इनकी स्थापना 2008 को, ए है इसका आंसर। तो एनआईए भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत है। और इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया। तो 2008 आंसर है इसका। हिस्ट्री का प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, ठीक है, कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो प्रश्न बनते रहते हैं। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में। भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान यानी बोधि की प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है
अन्य 3 कौन कौन से हैं? नेपाल में जो लुम्बिनी है वहाँ उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है वहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश उन्होंने दिया, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। 12वां प्रश्न है, महाबोधि विहार को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व विरासत या विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, मतलब मान्यता मिल गई, और वर्ष 2002 में। लगभग 22 साल हो गए। तो महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। बीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में चीतों की विलुप्त घोषित कर दिया गया? चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया। भारत में चीतों को विलुप्त बहुत साल पहले ही घोषित कर दिया गया, 1952 में। तो वर्ष 1952 में देश में यानी भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया, और भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना औपचारिक रूप से जीव संख्या को बहाल करने के लिए 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश के कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को लाकर, नामीबिया से चीतों को लाकर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये देश की आज़ादी से भी पहला है, और सारी की सारी डेट भारत की आज़ादी से पहले की हैं, 1875 में, 1875। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी, और यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। यह एक पक्षी, इस पक्षी का नाम है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। आपको बताना है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? क्या यह उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल में मिलेगा, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में मिलेगा, पश्चिमी गुजरात के लवण क्षेत्र में मिलेगा, या पश्चिमी घाट में मिलेगा, वेस्टर्न घाट में? अगर यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता तो इसका आंसर ए सही हो जाता, लेकिन ये तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ना, तो ये वेस्टर्न घाट में मिलेगा, डी है इसका आंसर। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है आकार में बड़ा प्रवासी पक्षी है, जो उष्णकटिबंधीय जंगलों में ऊंचे लंबे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां? 9 प्रजातियां, जिनमें से 4 पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो 4? द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो कि भारत के लिए स्थानिक है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल जो कि पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है, मालाबार पाइड हॉर्नबिल जो भारत और श्रीलंका के लिए स्थानिक है, और लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। एक हो है नारकोंडम हॉर्नबिल जो केवल अंडमान सागर में नारकोंडम द्वीप पर पाया जाता है, और यह भारत में पाया जाने वाला एक अन्य हॉर्नबिल है। तो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं हॉर्नबिल। तो 15 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। बाकी ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।